आज फर्स्ट सेशन है जिसको बहुत लाइट रखा जाएगा। आपको थोड़ा सा बताया जाएगा कि क्रिटिकल एनालिसिस में आगे नेक्स्ट सेशंस में या पूरा रोड मैप क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, किन किन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है, और द रीज़न ऑफ डूइंग दिस, कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। और आज का सेशन मैं थोड़ा इंटरेक्टिव ज़्यादा रखना चाह रही हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोगों से पूछूं। मैं क्वेश्चन आंसर्स को ज़्यादा रखूंगी। आपके क्वेश्चंस आप चैट में भी लिखें, जो आपके इनपुट्स हैं आप थ्रू आउट चैट में भी लिखें, और आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं। बीच में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस में भी केटर ना कर सकूं अगर ज़्यादा हो, लेकिन आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन आज हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट सेशन में ऑर्गेनाइज ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, बिकॉज आई वुड नो कि आप लोगों को कहाँ ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉन्टेक्स्ट को देख के, टर्मिनोलॉजीज को देख के, बड़े बड़े लफ्जों को देख के किसी ने बिल्कुल नहीं घबराना। जब तक सबको समझ नहीं आ जाएगी कोई भी चीज़ की, हम लोग इंशाल्लाह आगे नहीं चलेंगे। आपके फीडबैक से हम सेशंस या सेशन का कोई पार्ट रिपीट भी कर देंगे नेक्स्ट सेशन में अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा रही, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह तब तक ज़्यादा नहीं आगे नहीं जाएंगे जब तक मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड ना कर लें चीज़ों को। ठीक है, तो एक सेशन में अगर मुझे आज के सेशन में ये फीडबैक आता है कि हमें कुछ समझ नहीं आई, या हमें ये वाले पार्ट समझ नहीं आए, या आपकी कोई बात समझ नहीं आई, तो हम नेक्स्ट सेशन उस पार्ट के ऊपर रख लेंगे, स्पेसिफिकली उसी पार्ट के ऊपर, उसके बाद आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्रिटिकल एनालिसिस, पहले आई वुड वांट कि आप लोगों में से कोई मुझे बताएं कि व्हाट डू यू सी, ये टर्मिनोलॉजी से आपको क्या समझ आता है कि क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, करना क्यों है, और हम कैसे करते हैं आजकल के दौर में, और जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई एक दो मुझे लोग प्लीज अपना हैंड रेज करें, whoever wants to answer this, कि क्रिटिकल एनालिसिस, जब आपको कोई कहता है कि क्रिटिकल एनालिसिस करो किसी भी चीज का, तो आप क्या सोचते हो? जी मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। ख्याल है कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप किसी टॉपिक को, किसी प्रॉब्लम को, किसी स्ट्रेटजी को कितना डेप्थली सोचते हो, उसके सोल्यूशन आप क्या निकालते हो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वर्ड यूज किया आपने। जी। क्रिटिकल एनालिसिस किसी प्रॉब्लम पे ही होता है? यस, मे बी। नहीं, मे बी नहीं, आप बताएं। आप व्हाट डू यू थिंक कि कोई प्रॉब्लम आती है, दैट्स व्हाई वी डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, या? यस, ओके, फॉर अ ठीक है, प्रॉब्लम वी डू क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है। और कोई? हाशिम। अस्सलाम हाशिम वालेकुम। सलीम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्रिटिकल एनालिसिस आई थिंक कि किसी भी मामले की जड़ तक जाना, बेसिकली कोई भी मामला है उसको डीपली स्टडी करना क्रिटिकल एनालिसिस है। चाहे वो कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी किस्म का कोई इशू है, उसको डीपली समझ लेना, दैट्स इट। ओके, गुड इनफ। जैनुल आबिदीन। मैंने इसको अस्सलाम वालेकुम बेसिकली कुरान के ना एक वर्ड से कनेक्ट करूंगा तदब्बुर के साथ, जो कि अल्लाह ताला ने बेशतर जगह पे इस्तेमाल किया है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। बेसिकली किसी भी चीज़ को गौर करने के लिए उसका हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। दिस इज बेसिकली मेरे ख्याल में क्रिटिकल एनालिसिस। किसी भी चीज को, मतलब आप चीज किस चीज़ कॉन्टेक्स्ट? मतलब कोई भी आप इशू ले लें या देखें, कोई इशू ले लें, कोई प्रॉब्लम ले लें, कोई चीज़ भी है, मतलब हम किसी चीज़ को अगर या सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं या किसी चीज़ पे बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की गहराई में जाना चाह रहे हैं, मतलब आपने किसी चीज़ की गहराई तक पहुंचना, बेसिकली दिस इज द
के लिए गहराई कर लेंगे। अगर आप डेप्थ में जाना चाह रहे हैं किसी चीज़ की तो उसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। बिल्कुल सबके एस्पेक्ट्स तो बिल्कुल सही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप बता रहे हो। अच्छा, अब हमारे पास हैं उमामा। मेरे पास जिस तरह नहीं आ रहे हैं उसी तरह अनम्यूट करें उमामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी चीज़ को इतनी बारीकी से देखना और उसमें डिफरेंट एंगल्स ऐसे तलाश करना जिसके में मतलब मोस्टली जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता आम लोगों का, या फिर उसको उस डीप अंदाज से कभी किसी ने नहीं देखा होता, उस एंगल से नहीं देखा होता, तो डिफरेंट एंगल्स उसके तलाश करना और उसमें मतलब उसको बहुत बारीकी से क्रिटिकली देखना ठीक हो किसी भी गया, चीज़ को, किसी भी मसले को। ठीक है, ठीक हो गया। मे आई ऐड समथिंग? यस, व्हाट डू यू वांट टू अब ऐड? देखिए, एक पिक्चर है ना, अब एक पिक्चर को देखने के ना डिफरेंट जाविये हैं। या एक कमरे में हमारे लाइट ही लगी हुई है, हम उसको डिफरेंट साइड से देखेंगे, हमें डिफरेंट साइड से डिफरेंट नजर आएगी। तो क्रिटिकल एनालिसिस में भी बेसिकली हम उस चीज को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट साइड से और डिफरेंट चीजों से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वो चीज क्या ठीक है। है, ये ठीक हो गया, गुड इनफ, जज़ाकल्लाह। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। आपको पता है हमारी कैटेगरी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की है, हमारे सारे जो सेशंस होंगे, हमारे जो टास्क हैं वो सारे इसी से रिलेटेड है। तो हमने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में क्रिटिकल एनालिसिस क्यों रखा है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 2-3 आंसर्स अगर मुझे इसके मिल जाए तो वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। हु वांट्स टू आंसर? उस्मान मजहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, एक तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में क्रिटिकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यह है कि रीड बिटवीन द लाइंस, कि आपने जो एस्पेक्ट्स हैं, कोई भी आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है या वो कोई बात बता रहा है या कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई काम करने का तरीका बता रहा है या कोई प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। आपने उस पे पहले अपनी जो फर्स्ट थॉट आती है वो चेक करनी है कि मेरी फर्स्ट थॉट क्या है और अगले वाले की थॉट का प्रोसेस जो है वो मेरी थॉट से कंट्राडिक्ट कर रहा है या मेरे साथ का है या मेरे से कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो आपने चेक करना है। अगर तो ये आपने अपने थॉट्स को चैलेंज करना है, आपने अपने थॉट्स को एनालाइज करना है कि जो मेरी चीजें या मेरे कॉन्सेप्ट बने हुए थे वो ठीक थे या गलत थे। आपने सबको पैरेलल में लेके चलना है कि इस चीज का ये भी एक निकल सकता है एनालिसिस, इसका ये भी निकल सकता है, इसका ये भी निकल सकता है। फिर उनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, जो मोस्ट एफिशिएंट होगा, और वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है। तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में भी क्रिटिकल एनालिसिस आई थिंक इज द बेसिक टूल, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बगैर आप जो है ना वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कर ही नहीं सकते। तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आपको कोई बात बता रहा है, यही चीज है ना कि आपको नॉलेज का फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो हर जगह से आ रहा है। सो यू हैव टू ठीक कीप एवरीथिंग इन पैरेलल एंड यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। ठीक हो गया, गुड इनफ, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। अच्छा, थोड़ा सा इसको अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। वैसे सबके आंसर्स परफेक्ट थे, कोई भी आंसर आउट ऑफ द डोमेन या इरेलीवेंट नहीं था, डिफरेंट एस्पेक्ट से थे, इट वाज फाइन। बेसिकली जो क्रिटिकल एनालिसिस जिसके ऊपर हम लोग फोकस करवाना चाह रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्ड क्रिटिकल एनालिसिस। करते हम सब हैं और हर वक्त कर रहे होते हैं, ये हमारी नेचर में है कि वी आर ऑलवेज इवेलुएटिंग थिंग्स, लेकिन हम लोग अपने नॉलेज से अपने तरीके से कर रहे होते हैं। उसके अंदर कुछ लोग कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, कोई किसी का फोकस किसी चीज़ पे ज़्यादा होता है, किसी का किसी और चीज़ पे ज़्यादा होता है। और मेन पॉइंट जो इसमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आता है, जो चीज़ हम मिस करते हैं वो होता है ग्लोबल एस्पेक्ट। हम क्रिटिकल एनालिसिस उन चीज़ों का कर रहे होते हैं जो हमारे सामने आ रही होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें देखते ही नहीं है अपनी ही चीज़ों में, जो कि हम लोग अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्लोबल सोचना शुरू करें, ग्लोबली खुद जाके ढूंढें चीज़ें और फिर क्रिटिकल एनालिसिस करें, खुद देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में, क्या चल रहा है।
पाकिस्तान से बाहर क्या चल रहा है, या आप जिस कंट्री में भी रहते हो उससे बाहर क्या चल रहा है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. बाकी चीजें उसका जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि हम लोग अक्सर टॉपिक्स जो होते हैं उससे फेमिलराइज ही नहीं होते. हमें पता ही नहीं होता कि ये जो टॉपिक, कोई भी इंटरव्यू हम देखते हैं, अगर लैंग्वेज बैरियर है या कोई चीज़ है तो हम उसको छोड़ देते हैं, हमें समझ नहीं आ रही, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही, भाई हमारी तो फील्ड ही नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. तो टॉपिक से अगर हम लोग नहीं, हमें पता, नॉलेज हमें नहीं होगा उस टॉपिक के बारे में, आगे पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तो फिर हमें वो हम उसको उस तरह एनालाइज कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी हम अपने दिमाग से सोच लें कि ये सही कह रहा है वो सही कह रहा है. अगर हमें उस टॉपिक की डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो वी कैन नॉट डू दैट. और होता ये है कि मोस्टली लोग यहाँ पे, इवन हम सब मिलके ये गलती करते हैं पहले पहले, और ये गलती सबसे होती है कि थोड़ा सा जब हमें नॉलेज आता है, एक दो हम अगर उसके बारे में चीजें पढ़ ली, तो वी थिंक कि वी नो, बट वी डोंट नो मैनी थिंग्स. ये होता है कि हम लोग उसको ओवरव्यू करके, आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है कि वी जस्ट रीड इट एंड डू रिसर्च ऑन इट, सुपरफिशियल सी, ऊपर ऊपर से सारी रिसर्च, और हमें लगता है कि हम अंडरस्टैंड कर गए, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं उसमें, ऑथेंटिकेशन, डेटा, वो सारा कुछ होता है जो हम लोग डीप नहीं जा पाते, और हमें लगता है कि हम टॉपिक हमें समझ आ रहा है, लेकिन काफी चीजें उसमें हम मिस कर रहे होते हैं. पहली चीज तो ये होगी. दूसरी चीज होगी कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी हम एक पूरा सेशन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझना, और कॉन्टेक्स्ट में और प्रेमिस जो है ना, कॉन्टेक्स्ट और प्रेमिस, ये एक ही सेशन में आएगा. ये सारी चीजें आज सारा कुछ नहीं हम लोग डिस्कस करने वाले, हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हमने आगे पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और प्रेमिस एक साथ आएगा, किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट देखना और प्रेमिस समझना. एंड देन व्हेनेवर वी सी समवन डिबेटिंग, तो उसमें ये भी होता है कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे टॉपिक से फेमिलराइज नहीं होते, तो हमें प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, जो मेन आर्ग्यूमेंट्स होता है, उनको समझने में अक्सर हम लोग समझते हैं कि ये इसके अंदर से ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. बेसिकली जो मेन चीज होती है, जो मेन डिबेट होती है, उसको हम मिस कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज नॉलेज हमारा कम होता है उस चीज में. एंड देन हाइजीन आती है. हाइजीन के ऊपर भी हम लोग एक पूरा सेशन करेंगे, और आई वुड वांट कि इसको पहले किया जाए, बाद में प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स किए जाएं. तो हाइजीन इज अबाउट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन. इसमें आपकी थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाती है कि आपकी बात, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, आपका आर्ग्यूमेंट, आप किस तरह आर्ग्यूमेंट जो है ना दे रहे हैं, कहाँ पे आपने किस तरह आर्ग्यूमेंट अपना प्रेजेंट किया है, ये सारी चीज़ें हाइजीन में आती हैं. अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं होती, तो अक्सर ये होता है कि जब हम किसी को देख रहे होते हैं, उनकी हाइजीन अच्छी नहीं होती, वो चीख रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट उनका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन सिर्फ हमें उनका जो वे ऑफ पुटिंग दैट आर्ग्यूमेंट हमें समझ नहीं आता, और हम वो आर्ग्यूमेंट मिस कर जाते हैं. तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी आती है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दी आपको. एंड देन आइडेंटिफाइंग द इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव्स, ये भी प्रेमिस और कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आएगा. एनालाइज द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड बैकग्राउंड. यहाँ पे हम लोग टॉपिक का हमें अक्सर नॉलेज आ जाता है, उसके बाद जो स्पीकर होता है उसका थॉट प्रोसेस, उसका बैकग्राउंड और उसकी क्रेडिबिलिटी अक्सर लोग मिस कर जाते हैं. अच्छा, क्वेश्चन आया है, पीपल मैनेजमेंट भी हाइजीन में आएगा? नहीं, पीपल मैनेजमेंट हाइजीन में नहीं आएगा. हाइजीन इज समथिंग डिफरेंट. मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आज. आप लोगों ने इस चीज़ को ये नहीं सोचना कि हम लोग ये सारा कुछ जो है ना आज ही पढ़ लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी. सिर्फ रोड मैप आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है इंशाल्लाह आगे. एंड देन नॉन वर्बल क्यूज में भी बहुत सारे सब्लिमिनल मैसेजेस हो जाते हैं, और ये बेसिकली जो है ना, ये बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर और क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर के साथ भी काफ़ी रिलेट करता है. एंड देन एग्जामिन द एविडेंस एंड फैक्ट्स एंड डेटा. ये तो बहुत डीप स्टडी है जिसके अंदर फैलेसीज एंड बाइसेस आ जाती हैं, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. फैलेसीज से ही हम लोग जो है ना आर्ग्यूमेंट्स को स्टार्ट करेंगे सर्जरी करना.
अब आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो आज हम लोगों ने बात करनी है वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड क्रिटिकल एनालिसिस, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी क्रिटिकल एनालिसिस। हमने क्रिटिकल एनालिसिस किस स्ट्रक्चर से करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी होती हैं, और एंड पे आपको आज दो से तीन फैलेसीज जो है ना, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, और फिर आपको एक वीडियो दी जाएगी और आप लोग वो वीडियो देखोगे, और उस वीडियो को आज के जो डिस्कशन फोरम है इसके पर्सपेक्टिव से उसके अंदर जितनी चीज़ें आप लोग नोट कर सके, जितना कुछ आप लोग उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, वो लोग आप लोग करोगे, और नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। Let's move towards Ahmed. Ahmed, if you can explain critical analysis in intellectual warfare with one or two examples. जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, आ रही है, please. ठीक है। सो सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आपको पता है कि जिस तरह अभी किसी ने आंसर भी किया था कि देयर आर सो मच इंफॉर्मेशन और पैरेलल में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स चल रहे होते हैं। सो उस पैराडाइम के अंदर जो कि आपके अराउंड क्रिएट किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो पैराडाइम किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी दफ़ा आप लोग इस किस्म की वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है लेकिन पार्शली इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती। और वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में अगर आप उसको सिर्फ इस हवाले से देखें कि कितनी ऑथेंटिसिटी से बात की जा रही है तो प्रॉब्ली आप उसको 10 on 10 मार्क्स देंगे कि यार जो बात इसने की है ये तो 100% करेक्ट है। लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना शेयर करना वाज द पार्ट जिसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। हेंस ये जब आपको जो भी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये तमाम माइलस्टोन्स हैं जो कि किसी भी टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज आपने करना हो अगर तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो सीखते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ बिकॉज आई थिंक एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में क्रिटिकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। आज से कोई मेरा ख्याल है 10 से 1 साल पहले की ये बात है। ये एक शो आया था, काफ़ी फेमस हुआ था। आप लोग चैट पे ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि कौन कौन अवेयर है उस वीडियो से या उस शो से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली उस वीडियो की। ये बेसिकली आया था बिल मार का एक शो होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट उसके ऊपर सैम हैरिस और बेन एफ्लेक थे। सो वो एक शो था जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि इस्लाम में फंडामेंटलिस्ट्स जो हैं क्या वो एक फ्रिंज ऑफ द पॉपुलेशन है या फिर तमाम का तमाम रिलीजन ही जो है वो फंडामेंटलिस्ट पे बेस्ड है। सो इफ़ यू गाइज आर अवेयर ऑफ दिस, आप लोगों को इस वीडियो का पता है तो आप बताइएगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। सो आई हैव 50% ऑफ द रिस्पॉन्सेज एज येस एंड 50% एज नो। एक्चुअली अब नो के रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो रहे हैं, सो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल मार जो है वो बेसिकली एक आप समझ लीजिए कि लिबरल का फार लेफ्ट का जर्नलिस्ट है। he identifies himself as an atheist और agnostic, और उसका एक शो है बेसिकली जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वेरी वोकल एंड वेरी ओपन स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन। बेन एफ्लेक से आई बिलीव आप मेजॉरिटी लोग अवेयर होंगे, एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर है वो। और जो सैम हैरिस है वो एक आप समझ लीजिए कि एक सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट माना जाता है उसको, और रिलीजन भी वन ऑफ द फील्ड्स है जिसके ऊपर वो अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम करता है। सो जो सैम हैरिस था वो ये आर्गुमेंट दे रहा था उस वीडियो के अंदर कि जो मुस्लिम्स हैं उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स इस तरह के हैं जो हमें ये लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ एक सर्टन रेशो ऑफ द पॉपुलेशन के बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनमें अलकायदा और आईसिस इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुछ उनके ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि तमाम जो मुसलमान हैं उनके वो बिलीफ सिस्टम्स हैं। इवन जो कॉमन लोग जो कि एक आप समझ लें सॉकर मॉम टाइप की खातून है या एक बंदा है जो कि 9 to 5 जॉब करता रहता है, उन तमाम लोगों के भी वही बिलीफ सिस्टम्स हैं। और वो उस बिलीफ सिस्टम को बता रहा था, उसमें उसने एग्जाम्पल ये दी
कि जैसे इस्लाम का एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर कोई बंदा मुर्तद हो जाता है, यानी कि इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम के स्कोप से, तो दे आर सपोज टू बी किल्ड बाय द स्टेट. द स्टेट इज बाउंड टू किल देम. यानी कि अगर कोई मुर्तद है उसकी सजाए मौत है. अब आपको पता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे रिलीजन में वाकई इसी तरीके से ही समझा जाता है. इवन अगर आप गांधी साहब को भी सुने, जो कि बिल्कुल ही लिबरल साइड के व्यू पॉइंट को एंडोर्स करते हैं और उसके ही हवाले से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उनका भी इवन यही व्यू पॉइंट है मुर्तद होने के हवाले से. अब ये पॉइंट सैम हैरिस जब दे रहा था, तो इसके रिस्पॉन्ड में जो रिबटल दे रहा था वो बेन एफ्लेक जो कि एक्टर है वो दे रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं, आप बड़ी रेसिस्ट किस्म की बात कर रहे हैं, ये तो एक फ्रिंज ऑफ द पॉपुलेशन है, यू डोंट नो मुस्लिम्स, और आप इस्लाम के एक्सपर्ट तो नहीं हैं, आप कैसे कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर. अब इस वीडियो को सबसे पहली बात तो ये है कि, और उसमें एक बिल मार की एक बड़ी फेमस लाइन भी है कि इट दिस रिलीजन एक्ट्स लाइक अ माफिया, इफ यू से द रॉन्ग वर्ड और ड्रॉ द रॉन्ग पिक्चर और राइट द रॉन्ग बुक, तो दे आर गोइंग टू किल यू फॉर दैट. तो ये अब उसने आप समझ लीजिए कि बड़ी उसकी फेमस एक काइंड ऑफ लाइक अ पंच लाइन भी फेमस हुई थी इसके बाद. सो अब पॉइंट ये है कि इस वीडियो को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप ऑपोजिट साइड के भी आर्ग्यूमेंट को उनके व्यू पॉइंट से देखें और उसको डाइसेक्ट करें, फैक्चुअली भी उसको चेक करें. जो बंदा बोल रहा है उसकी भी प्रोफाइलिंग आपके पास हो कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम. एंड आपके पास अपना जो डिफेंस आपने देना है, ऑब्वियसली उसका भी व्यू पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आपको उसके ऑपोजिट साइड भी देखनी चाहिए. सो मेरा तो व्यू पॉइंट ऑब्वियसली बिल मार के साथ नहीं है, तो मैं उसका व्यू पॉइंट ही सिर्फ नहीं देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि इस्लाम का व्यू पॉइंट इस पे एक्चुअली है क्या, क्या ये जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है. इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है कि इस पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने किसी भी मुस्लिम को इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ. वो इस्लाम के बड़े बेसिक से लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फैक्चुअल एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने किसी भी मुस्लिम से कोई किसी किस्म की भी ओपिनियन नहीं ली. विच मीन्स के अपनी ऑडियंस को उन्होंने ये बता दिया कि दिस इज अ मेन स्ट्रीम बिलीफ सिस्टम ऑफ मुस्लिम्स, बट इसकी अदर साइड ऑफ द पिक्चर उन्होंने इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाई. ये एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल है, बट इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि अगर किसी एक मकतब फ़िक्र का कोई आलिम या कोई उनका प्लेटफॉर्म है, तो वो दूसरे मकतब फ़िक्र को बिल्कुल ही उठा के दे थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो और उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं शेयर करते. और अगर आप इसको अदरवाइज अपने सोशल टॉपिक्स के ऊपर उठा के देख लें, या वैसे आप अपने किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से देख लें, तो जनरली दे डोंट एक्सप्लेन इट वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग द अदर साइड ऑफ द पिक्चर. वो अपनी साइड को फुली एक्सप्लेन करते हैं, दूसरी साइड में से सिर्फ वो चीज चेरी पिक करते हैं जिसका उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिबटल देना होता है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिटिकली एनालाइज अ वीडियो, अभी हम इस पूरे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वीडियो इज द फर्स्ट थिंग, और वीडियो और अ बुक और एनीथिंग दैट यू रीड और सी और यू टॉक टू समवन, तो पहली चीज उसका जो स्टेप है वो क्रिटिकल एनालिसिस है. क्रिटिकल एनालिसिस के बाद ही आप उसको स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंटेशन के थ्रू इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर आप लोग पार्ट ले सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगले बंदे का जब आर्गुमेंट समझेंगे तो फिर आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको काउंटर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. और दूसरी चीज ये कि जब अगला बंदा बोल रहा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो ये बात कर रहा है बंदा, क्या इसकी बात फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, क्या इसके बात करने का तरीकेकार सही है या नहीं है. और ये सारे वो प्रोसेसेस और स्टेप्स हैं जो कि आमना आपको बताएंगी. एकेडमिकली अगर बात की जाए, ये सारे स्टेप्स जब आप देखेंगे आपको हो सकता है ये स्टेप्स थोड़े से ओवरवेलमिंग लगें, आपको लगे कि यार मैं तो वीडियो देखना मेरे लिए अजाब हो गया, मैं बैठ के ये सारे स्टेप्स देखता रहूं क्या वीडियो के अंदर, तो इस तरह तो वीडियो मुझे 15 मिनट की वीडियो देखने में पौना घंटा लग जाएगा. बट एक या दो या तीन दफा जब आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू गुजर जाएंगे ना, तो उसके बाद ये काम आप नेचुरली सबकॉन्शियसली करना शुरू हो जाएंगे. इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल हैव टू राइट इट ऑन अ नोटबुक, या आपको हर चीज एक एक दफा रिवाइंड कर करके देखनी पड़ेगी. ये आपके सब कॉन्शियस के अंदर ऑटोमेटिकली इनग्रेव हो जाएगी ये चीज, और आप ऑटोमेटिकली उसी तरीके से इसको देखना शुरू कर देंगे. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गो थ्रू दिस प्रोसेस इन एन एकेडमिक मैनर, सो दैट यू ये आपके सब कॉन्शियस के अंदर एक्चुअली इनग्रेव हो जाए. आमना, थैंक यू सो मच. ओवर टू यू आमना. जज़ाकल्लाह.
ये आज का सेशन मैं फिर से बार बार बोलूंगी कि वी वांट यू टू क्वेश्चन मोर, वी वांट यू टू टेल अस मोर कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है या आपके आप ये रिकॉर्डिंग भी जानी है आपके ग्रुप्स में, जब टीएल्स ने ये रिकॉर्डिंग देखनी है तो क्वेश्चंस आप लोगों ने एक दूसरे से भी करने हैं, कैप्टन से भी करने हैं, हमारे से भी करने हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्राई टू हेल्प। जितना आप जो चीज़ आपको समझ आई है दूसरे को समझाने की कोशिश करें, एंड डू नॉट आस्क योर कैप्टन्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये सेशन उन्होंने अरेंज नहीं किया, ये हम लोगों ने किया हुआ है। तो आस्क दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। जो भी आपके पास आज क्वेश्चन इकट्ठे होंगे या इन द प्रोसेस जो भी आपको यहाँ पे आप हम लोग कहेंगे काम करने के लिए, बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, जो जो क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे राइट इट डाउन, और नेक्स्ट सेशन में प्लीज आपने आके जो है ना वो क्वेश्चंस पूछने हैं। अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं सबकी। शकीला बिल्कुल हम लोग पूछेंगे, फीडबैक लेंगे कि कहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ किस तरह अंडरस्टैंड हुई है, बिकॉज वी वांट टू रीड द रूम टुडे। आज हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले इस चीज़ में, हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि वी शुड नो कि हमें क्लासेस जो भी आपके जो सेशंस हैं उनको कितना जो है ना रखना है, क्या चीज़ उसमें ऐड करनी क्या नहीं करनी, और किस तरह उसको मोर बेटर तरीके से जो है ना ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट एथिज्म। अच्छा, एथिज्म ये हम लोग जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना डिफरेंट टॉपिक्स पे करेंगे, डिफरेंट वीडियोस पे करेंगे, और उन सब वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे जिसमें एथिज्म भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथिज्म, वी आर गोइंग टू डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन अ वीडियो और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एथिज्म विल डू इंशाल्लाह। बट पहले हमें जो, जैसा कि अहमद ने कहा कि एकेडमिकली जो स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ को डिसमेंटल करने का या सर्जरी करने का, इस सेशन का नाम पहले हम लोगों ने वीडियो सर्जरी या टॉपिक सर्जरी रखा था, बट जस्ट बिकॉज वो सर्जरी वाला एलिमेंट या वो टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, लेकिन इसका जो मकसद है क्रिटिकल एनालिसिस का जो डेफिनेशन है इस सेशन की, वो यही है कि वी आर गोइंग टू डू सर्जरी ऑन वीडियोस, ऑन आर्टिकल्स, ऑन डिफरेंट आर्ग्यूमेंटेशन। जितने पास्ट की वीडियो हो जाए, आप लोग वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं कि लेट्स डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन दिस। तो ये मकसद है हमारे इस सेशन का। अच्छा, क्वेश्चंस मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। प्लीज एक्सप्लेन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सूडो इंटेलेक्चुअल एंड रियल इंटेलेक्चुअल। यू कैन डू दैट बाय बीइंग अ क्रिटिकल एनालिस्ट योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप लोगों को वही बात आ जाती है कि जब आप किसी सूडो इंटेलेक्ट, जिसको सूडो इंटेलेक्ट का मतलब नहीं पता वो मैं बता दूं। सूडो इंटेलेक्ट उसको देसी या कॉमन जो है चीज़ में इस तरह बताऊंगी कि वो बंदा, सूडो इंटेलेक्ट वो बंदा होता है जो अपने आप को शो कर रहा होता है कि मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस और बहुत नॉलेज है, बट रियल में नहीं होती। रियल में उसके फैक्ट्स या उसके वो लिमिटेड नॉलेज बता के देखिए जस्ट अपीयर ऐसे जैसे आपको लगता है जैसे ये बंदा बहुत इंटेलेक्ट है, लेकिन जब आप उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को वाकई में क्रिटिकली एनालिसिस करना शुरू करते हो तो आप कहते हो कि इसकी तो इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी अहमद ने भी बताया था कि पार्शल है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, इसके फैक्ट्स ठीक नहीं है, इसने ये चीज़ बता दी है, बहुत सारी चीज़ें मिस करती हैं, इसको इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। तो ऐसे बंदे को आप सूडो इंटेलेक्ट कहते हो। आधा इंटेलेक्चुअल नहीं कहेंगे इसमें, देखिए आधा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होता। अगर आपने किसी भी चीज की क्रिटिकल किसी वीडियो का या किसी टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो यू शुड बी आइदर हैव अ फुल कमांड ऑन इट और डोंट डू इट, ठीक है। या तो आपको उस चीज के बारे में सारा पता हो तो आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाएं। हाफ कुक नॉलेज के साथ जब आप जाते हो, हाफ कुक चीजों के साथ जब आप किसी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, तो जो वाकई में क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं दे कैन कैच यू वेरी इजीली। और जब आप भी क्रिटिकल थिंकिंग में ये चीजें सारी आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे, और पहले ओवरवेलमिंग लगेगा, आई नो बहुत सारा कुछ है पढ़ने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, स्पेशली आपको जिनको लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश का थोड़ा मसला है, उनको समझने में उनको ज़्यादा मुश्किल लगेगा। बट आहिस्ता आहिस्ता
थोड़ा थोड़ा करके, बेशक आप वही बात है कि स्लो लर्न करें या फास्ट लर्न करें, लर्न तो करना है ना, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में तो आना है, वो तो लाजमी है। तो जब आप एक दफ़ा ये सारी चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगे, सारी टर्मिनोलॉजीज, तो आपको जो वीडियो जब आप देखेंगे, कोई इंटरव्यूज़ देखेंगे, कोई डिबेट्स देखेंगे, तो आपकी जो व्यू पॉइंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप हर एक डेटा को, हर एक एविडेंस को जो है ना उसकी तह तक जाना या उसको उसकी सर्जरी करना सीख जाएंगे। सो let me just read 1 or 2 questions more. Is this session going to take yes, each Saturday inshallah every Saturday होगा और कंटिन्यू होगा। मतलब ये नहीं होगा कि जो आज पढ़ा है वो नेक्स्ट सेशन में टॉपिक चेंज हो गया, हम इसको हमेशा कंटिन्यू करेंगे, पिछली चीज से कनेक्ट करेंगे। ओके, फैक्चुअल डाटा का बेंचमार्क क्या होगा, विच वी कैन ट्रस्ट एंड डू क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट डाटा। बेंचमार्क, यस बिल्कुल, हम लोग एक सेशन उसके ऊपर करने वाले हैं, ऑथेंटिसिटी के ऊपर, कि हाउ टू डू रिसर्च, हाउ टू ऑथेंटिकेट डेटा, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। एंड इट इज सजेस्टेड सम एक्सेप्शन इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ओके, क्रिटिकल एनालिसिस टू कुरान इज अ बेटर फर्स्ट। इट्स नॉट अबाउट, हम लोग ये टॉपिक हमने सेलेक्ट नहीं करना कि हम लोग किस चीज़ को पहले क्रिटिकली एनालिसिस करने वाले हैं, किस चीज़ को बाद में। हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना सीखना है। तो आप उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर फोकस करें, चाहे वो इस्लाम का टॉपिक हो, चाहे आप कोई और डिबेट देखें, 2 बंदों की रैंडम डिबेट ऑन रैंडम टॉपिक, बट आपको जो है ना वो उसके अंदर से चीज़ें पकड़ना, उनकी फैलिसीज पकड़ना, उनकी बाइसेस पकड़ना, वो आनी चाहिए। कैन यू रिकमेंड अ बुक? यस, आई कैन रिकमेंड अ बुक। आपको रिकमेंडेशन बुक की जो है ना वो मिल जाएगी इंशाल्लाह, बट थोड़े से 1-2 सेशंस के बाद मैं रिकमेंड करूँगी। There must be the examination after completion the topic. Okay, we'll see what we can do about that. We can make some worksheets. Please do start with very basic. Yes, that's what we are trying to do, कि हम लोग basic से start करें. How can we critically analyze ourselves? We can, बिल्कुल, ये भी हम इसके ऊपर अंदर cover करने वाले हैं. So let's move to some. Okay. अच्छा, ये 2 पेजेस ओपन क्यों हो रहे हैं? आज हम लोगों ने आपको एक वीडियो देनी है। मैं आई वुड वांट कि मैं आपको एक वीडियो दूं जिसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। ये जो आपका डिस्कशन फोरम का लिंक इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग जाएगी उसके साथ वो वीडियो चली जाएगी, और अगर यहाँ पे चैट में भी हम लोग उसकी जो है ना लिंक भेजना चाहें तो हम लोग भेज सकते हैं उसका लिंक। अगर हसन या वलीद मेरे साथ हैं, बल्कि अहमद को पता है वो वीडियो कौन सी है। इफ़ यू कैन जस्ट पोस्ट द लिंक ऑफ मैक्रोन वर्सेस इस्लाम। सबको पता होगा कि एक टॉपिक चला था, इसलिए मैंने वो वीडियो चूज की है बिकॉज आई थिंक सब लोग उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो है ना जानते होंगे। जो फ्रांस में हिजाब बैन हुआ था, और हिजाब के ऊपर बैन लगा हुआ है स्टेट में, कि स्टेट के जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पे आप हिजाब नहीं ले सकते। कितने लोगों को ये बात पता है? प्लीज जो है ना चैट में मुझे बताएं। Yes, we know. I know. Okay, that's good. Good enough. So you know the topic. Everybody knows the topic. एक भी नो नहीं आया। Okay, सिर्फ एक नो आया। जिसका नो आया, please read about that and ask your fellow TLs. So फ्रांस में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिसको नहीं पता, कि फ्रांस में हिजाब के ऊपर बैन लगा हुआ है कि आपने गवर्नमेंट ऑफिस में हिजाब नहीं पहनना, बिकॉज दे थिंक कि जो हिजाब है वो एक रिलीजियस सिंबल है। इसके ऊपर डिबेट हुई थी और उस डिबेट का लिंक मैं आपको दूंगी।
इंग्लिश में डिबेट है, जिसको इंग्लिश बैरियर है वो आप आई वुड अगेन से कि आप एक दूसरे की हेल्प करें समझने में। और इंग्लिश बैरियर वालों को मैं ये कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंग्लिश समझना और उसकी तरफ आए, इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज की तरफ आए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उर्दू वीडियोस भी आई विल गिव यू उर्दू वीडियोस एज वेल, जिनको बैरियर है उनको उर्दू वाली वीडियोस भी। इंग्लिश वीडियोस का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें काफ़ी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में काफ़ी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको वो एनालिसिस करना वो उर्दू में उस तरह से, अच्छा लिंक आ गया, उर्दू में इस तरह से समझ नहीं आएगा जिस तरह इंग्लिश में आपको समझ आएगा वंस यू गेट टू नो यू आर फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज। इसमें जो वीडियो में आपने असेस करना है वो 2-3 चीज़ें होंगी। लेट्स नॉट डू दिस फर्स्ट, पीछे ही जाते हैं। वीडियो का लिंक आपको मिल गया सबको। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको सॉरी टॉपिक मैंने आपको बता दिया वीडियो में क्या है। वीडियो जब आप ओपन करेंगे ओवरवेलमिंग होगी, आई नो जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं देखे हुए उनके लिए होगा कि क्या बात हो रही है, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन आपने वीडियो में बस एक चीज देखनी है और वो है लोगों की हाइजीन, लोगों ने बात कैसे की है, किसके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे थे, मतलब किसने अपने आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरह प्लेस किए हैं, किसने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है बड़े डिफेंसिव होके प्लेस किए हैं या बहुत कॉन्फिडेंट होके प्लेस किए हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है इसको हम लोग बाद में डिसमेंटल करेंगे, वी विल डू इट। हमने नेक्स्ट सेशन में करना ही यही है, इसी वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट आई वुड वांट कि आप एक दफ़ा इस वीडियो को गो थ्रू कर लें, इसको देख लें कि ये है क्या। अगर अभी मैं यहाँ पे वीडियो चलाती हूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आने वाली जब तक आप उसको पूरा ना देख लें। Are we clear on that? Yes. Okay. Okay, that's good. अच्छा तो चीज आ गई, नेक्स्ट चीज आ गई हमारी। आज हम लोग जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर चले जाते हैं कि जो भी आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो उसमें आप चीजें क्या क्या देखते हो, क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है, जो उसका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनालाइज द डिबेटर्स स्ट्रेटजीज, एग्जामिन द एविडेंस। आपने एविडेंस देखना है, वो बंदा बात किस तरह कर रहा है आपने उसको देखना है कि उसने ऑडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट दिया है, उसकी जो भी इंटरव्यू के रिव्यूज आए हैं, लोगों ने उस इंटरव्यू के बारे में क्या कहा है क्या नहीं कहा, उसके आसपास की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। एग्जामिन द एविडेंस, जो एविडेंस दिए गए हैं उसको देखना होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किस तरह दिए गए हैं। नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज होता है कि आप आपकी जो बाइसनेस होती है वो क्लियर। एक मिनट, मुझे ये मेरे जूम में कुछ हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, जस्ट गिव मी 2 minutes। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको, ये मेरे पास बार बार बंद हो रही है। Oh God. Really sorry, just give me 2 minutes कि भी मैं stuck हुआ हुआ है लैपटॉप। Okay, now it's set up. It's hanging again. I don't know what is going on. We can see the screens but we can zoom in. अच्छा मुझे चैट तो शो हो रही है लेकिन मेरी स्क्रीन मुझे आगे पीछे शो हो रही है, आई डोंट नो, इट्स मूविंग अगेन एंड अगेन, और लैपटॉप में कोई मसला आ रहा है। I don't know if it's शैतान or what.
Let me just stop the screen and share it again. Now I can share. Okay, let's do this. अब शो हो रही है ना? अब सही हो गया. Really sorry for the delay. Okay, so evaluate the logic and reasoning, assess the logical structure of the argument, look for clarity, coherence and consistency in how the. अच्छा ठीक है, ये अब चीजें जो है ना, आपने इनसे घबराना नहीं. I know जब हम लोगों ने भी क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना शुरू किया था, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जो समझ नहीं आती. आई अंडरस्टैंड दैट. तो आज के लिए जो आपका टेक अवे होगा ना, वो ये होगा कि आपने सिर्फ 2-3 फैलेसीज के ऊपर काम करना होगा और हाइजीन आपने देखनी होगी. ओवरऑल इंटरव्यू आपने देखना है, उसको एनालाइज करना है जितना आप एनालाइज कर सकते हो. आई वुड वांट टू सी कि आप लोग किस तरह इंटरव्यू को देखते हो, क्या एनालाइज करते हो, क्या उसकी सर्जरी करते हो. उसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ जो आपने फैलेसीज दो तीन बताऊंगी कि फैलेसी होती क्या है और फैलेसी आपने कैच कैसे करनी है. 1-2 फैलेसी की एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगी. नहीं आती मुझे बताइएगा स्टार्ट में. उसके बाद हम इसको जो है ना सेशन को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ इंशाल्लाह जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती. ठीक है. फर्स्ट जो, अच्छा फैलेसी होती क्या है? सबसे पहले तो किसी को पता है फैलेसी क्या होती है? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन इन हिज और हर वर्ड्स. तो आई नो कि आप लोगों को फैलेसी के बारे में क्या पता है. सिर्फ आज हम थोड़ी सी फैलेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे फैलेसीज के ऊपर 2 फैलेसीज के ऊपर मूव करेंगे. नो नो मोर नो आ रहे हैं. सोच में गलत डायरेक्शन. ओके. मिस्टेक, रॉन्ग व्यू पॉइंट. नो इट्स नॉट रॉन्ग व्यू पॉइंट. ये स्लाइड शेयर, यस स्लाइड शेयर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. मिसकंसेप्शंस, डिल्यूजन्स, नो. फेलियर इन रीजनिंग, ठीक है. मिसलीड, नहीं ये नहीं है. ठीक है, काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है. फैलेसी इज रीजनिंग एरर. आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं और आपकी बात में लॉजिक और रीजन गलत है, ठीक नहीं है. अब इसकी एग्जांपल्स जो है ना, 2 फैलेसीज का आपको मैं बताऊंगी जो आपको जो है ना समझ आएगी. एक फैलेसी होती है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉ मैन फैलेसी, और एक होती है एड होमिनम फैलेसी. these two fallacies are most common fallacies जो हम लोग करते हैं, हम लोग बचपन से करते आ रहे होते हैं. और एनीबडी नोज अबाउट दिस? ये किसी ने टर्मिनोलॉजी पहले सुनी हो? एड होमिनम क्या होता है और स्ट्रॉ मैन क्या होता है? स्ट्रॉ मैन किसी को पता है वैसे इस वर्ड का क्या मतलब है? स्ट्रॉ मैन का क्या मतलब है? नो. स्ट्रॉ मैन उसे कहते हैं, कभी खेतों में आपने वो देखा है, वो बंदा बना के खड़ा किया होता है कब्बों के लिए. Scarecrow, straw man. Yeah, scarecrow, yes. It's kind of that. ठीक है. अब इसके ऊपर आते हैं कि स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या होती है. कि कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात से हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी कैसे निकालेंगे? Look for instances where debaters misrepresent their opponent's arguments or position. अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. A straw man fallacy occurs when someone mischaracterize or opponent's arguments to make it easier to refute. अब इसमें हो क्या रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि I believe, ये एग्जांपल है इसकी, मैं जूम कर रही हूँ, आई होप आप लोगों का भी जूम हो रहा हो. I believe
that we should invest more in improving our education system to ensure better opportunities for future generation. एक बंदा कह रहा है कि हमें ना अपनी एजुकेशन सिस्टम बेटर करना चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, ताकि पैसे हम लगाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उस बंदे, अगले बंदे ने, पर्सन बी ने उसका जवाब किस तरह दिया? उसका जवाब, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट उसने इस तरह दिया है कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो, सो यू आर सेइंग वी शुड थ्रो मनी एट स्कूल्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। हम लोग पैसा मतलब फेंक दें, हम लोग देखें ही ना कि पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। मतलब उसकी बात को इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट और देसी फॉर्म में मैं ये कहूँगी कि अपना एक आर्ग्यूमेंट बनाया, उसका आर्ग्यूमेंट नहीं सुना वो क्या कह रहा है, अपनी एक बात बनाई और वो उसके आगे रख दी। जैसे बात का, जैसे कहते हैं ना, भूसा बना के, स्ट्रॉ मैन बना के उसके आगे रख दिया, और उसका जो आर्ग्यूमेंट था उसको ख़त्म कर दिया उसने। उसके आर्ग्यूमेंट पे आए नहीं, अपनी ही एक बात बना के उसके जवाब में आगे रख दी। अब मुझे बताएं किसको समझ आई और किसको नहीं समझ आई। वी नीड टू फोकस। बात को गलत रुख देना। यस, गॉट इट, ओके। कोई और एग्जांपल दें अपनी देसी लाइफ में। अनम्यूट कौन करना चाहेगा? एग्जांपल दें, ये इसी फैलेसी की एक एग्जांपल दें। हमारी डेली लाइफ में ये फैलेसी कैसे होती है? समझ, दो बंदों को समझ नहीं आई, एक दो एग्जांपल्स और दें, आपको समझ आ जाएगी। कोई बंदा कौन एग्जांपल्स देना चाहेगा? प्लीज मुझे चैट में बताएं कौन एग्जांपल देना चाह रहा है। सायरा, सायरा, सायरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे लग रहा था इसकी एग्जांपल, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके। मुझे इसकी एग्जांपल इस तरह लग रही थी कि इस तरह इस बंदे ने कहा ना कि दूसरे के आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल ही डिनाई करके और अपना आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम ये करें। इसकी अपनी थिंकिंग थी जो उसने उसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर डाल दी। ठीक है, I और इसकी think कोई this is एग्जांपल दें, fallacy. अपनी डेली लाइफ में से कोई एग्जांपल दें। लाइक घरों में इस तरह होता है कि किसी ने कहा कि आज चावल नहीं पकेंगे, तो उसने कहा अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि आज खाना ही नहीं पकेगा। हाँ, ये आई कह थिंक सकते हैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि चावल अच्छी चीज नहीं है, पकानी नहीं चाहिए, या yes, राइट? maybe. So Yeah, this is a yeah. straw man argument. This is how they refute your argument. आपका आर्ग्यूमेंट भाड़ में जाए, आपकी बात भाड़ में जाए, और आपकी बात के आगे ऐसा इलॉजिकल सी बात कर देना ताकि वो अगली जो जिसने क्वेश्चन किया या जिसने कोई बात की, आर्ग्यूमेंट दिया, उसका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए, बात का बतंगड़ बन। ठीक है, यस वी कैन से दैट। अब किसी को समझ नहीं आई? अब कौन रह गया जिसको समझ नहीं आई? हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ओके, जवाब देने के बजाय सवाल करना नहीं, ये नहीं है। जवाब देने के बजाय कोई और बात, कोई और आर्ग्यूमेंट, या उसको बात को जो है ना डीकंस्ट्रक्ट। ओके, डीकंस्ट्रक्ट द आर्ग्यूमेंट। यस, ठीक है। इंटेंशनल की जाती है ये फैलेसी, कभी कभी इंटेंशनल भी की जाती है और कभी कभी इंटेंशनल नहीं भी की जाती। किसी किसी को नहीं समझ आती कि हमने आगे से वो, मतलब हमें अगर आर्ग्यूमेंट की नहीं समझ आ रही, अगर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं है, तो हम लोग अक्सर ये जो है ना बेदहानी में भी ये चीज़ कर जाते हैं कि बजाय कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग या लॉजिक, उसके बात को, आर्ग्यूमेंट को समझने की बजाय हम लोग अपनी कोई और ही उस चीज़ को जो है ना ख़त्म कर देते हैं, अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, या अपना अपना रुख दे देते हैं। रुख मोड़ देना। यस, रूड आंसर नहीं, इट्स नॉट अबाउट आमना, मैं रूड। इसकी एक एग्जांपल यस शेयर करना प्लीज चाह रहा प्लीज। हूँ। आप वैलिडेट कीजिएगा कि क्या ये स्ट्रॉमैन है या नहीं है। सो स्ट्रॉमैन के अंदर आप बेसिकली एक बंदे के आर्गुमेंट को ना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उसको हैंस वो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से आप उसके आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक्चुअली ये बात नहीं करना चाह रहा होता। फॉर एग्जाम्पल,
एक आर्गुमेंट है कि कुरान पाक की तफसीर पढ़नी चाहिए। एक बंदा कह रहा है कि आपको कुरान पाक को मल्टीपल तफसीर या तफसीर से पढ़ना चाहिए। उसका एक काउंटर आर्गुमेंट एक बंदा देता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, कुरान पाक तो जो है वो आपको कुरान पाक के एक्सपर्ट से ही पढ़ना चाहिए, यानी उलमा की, या जिस बंदे को कुरान पाक का पता है, इल्म है, 14 साल लगा के उसने पढ़ा है, उसकी क्या कहते हैं प्रेजेंस में, या उसके मतलब आपको उसके अंडर रहते हुए वो पढ़ना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद पढ़ना शुरू हो जाए। तो वो बंदा कहता है कि नहीं यार, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद लिखा हुआ है कि यार आपने कुरान पाक जो है वो आसान करके बयान किया गया, और आप कुरान पाक इसलिए तफसीर पढ़ें, खुद से पढ़ें कुरान पाक। इसके रिस्पॉन्स में अगर वो बंदा ये कहता है कि क्या इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि उलमा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि हाँ आपको, आप राइट। कह रहे हैं कि बगैर उलमा के आप कुरान पाक पढ़ लें, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उलमा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग आलिम ना बने, इसका मतलब है। दैट इज़ अ स्ट्रॉमैन के उसके उस आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि उलमा की जरूरत नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान पाक को आसान करके बयान किया गया। जिस इंसान ने तफसीर लिखी है वो खुद भी एक आलिम ही था, तो उसने कॉमन लोगों के लिए तफसीर लिखी ना, अदरवाइज वो तो खुद आलिम था, वो अपने लिए थोड़ी लिख रहा था तफसीर। तो उसको आपने ट्विस्ट करके, उसको ओवर सिंप्लीफाई करके ये कह दिया कि आप कुरान पाक को खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि उलमा की तो फिर जरूरत ही नहीं, उलमा तो फिर खत्म करने, डिग्रियां जला दें अपनी। तो ये एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी इसको बोलते हैं, कि वो बंदा बात कुछ और कर रहा है, आपने आर्गुमेंट को ट्विस्ट किया। अब डिबेट इस बात पे शुरू हो जाएगी कि उलमा की जरूरत क्यों है, क्यों नहीं है। यहाँ से निकल जाएगी बात कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना चाहिए। सो या मैं ये मेरे ज़हन में एग्जांपल आ रही थी स्ट्रॉ मैन की। परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल। शुरू में मुझे लगा आप तफसीर पे बात कर लेंगे, बट यू केम बैक एंड इट वाज रियली परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड फैलेसी जो कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग बहुत करते हैं और ये बहुत कॉमन है, वो है एड होमिनम। एड होमिनम फैलेसीज। ये फैलेसीज क्यों लिखा हुआ है ये मैं किसी और दिन बताऊंगी। आई डोंट वांट टू अभी किसी को जो है ना डीमोटिवेट उस तरह से मैं नहीं करना चाह रही कि फैलेसीज कितनी है कितनी नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं ना कि फैलेसीज कितनी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, जब हम फैलेसीज के ऊपर पक्का पक्का आएंगे। अब एड होमिनम पे आ जाते हैं। एड होमिनम फैलेसी बहुत सिंपल है और इसकी एग्जांपल्स मुझे आप लोगों से ज़्यादा चाहिए होंगी क्योंकि सबके साथ ही हो चुका होगा। These occur when a debater attacks the character or personal attributes of their opponents instead of addressing their arguments. Personal attacks. ये ऊपर वाली जो एग्जांपल थी एजुकेशन सिस्टम को, उसी को मैंने चेंज किया है कि वी शुड इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक एजुकेशन, अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। अब वहां पे उसने स्ट्रॉ मैन दे दिया था कि वो उस बात को कहीं और ले गया था। यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसको पर्सनल अटैक किया है। तुम क्या एजुकेशन की बात कर रहे हो, तुम तो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट हो, तुमने तो डिग्री नहीं ली हुई, तो हाउ वुड यू, तुम्हें क्या पता है एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। सो this type of counter argument comes under ad hominem. एक और एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि जी अगर कोई बंदा आके कोई आपसे बात कर रहा है इस्लाम के हवाले से या कुरान के हवाले से, आपको ये बता रहा है कि यार आपने कुरान और इस्लाम और दीन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप 5 वक्त नमाज़ी पढ़ते रहें, और उसके रिस्पॉन्स में आप उसे कहें यार तुम क्या बात करो, तुमने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है। अब उसकी पैंट शर्ट पहनने का उसकी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। या आप ये कहते हैं कि यार तुमने तो खुद दाढ़ी नहीं रखी हुई, तुम तो क्लीन शेव हो, तो तुम क्या दीन की बातें कर रहे हो। तो उसकी दाढ़ी का या उसकी फिजिकल अपीयरेंस का या इवन उसकी क्वालिफिकेशन का भी इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है। आर्ग्यूमेंट उसका आपको सेपरेटली जज करना है, उसकी प्रोफाइलिंग आपको क्रिटिकल एनालिसिस में करनी जरूर है, बिकॉज वो सिर्फ एक बात उसकी हो सकता है करेक्ट हो, बाकी बातें उसकी भी गलत हो, लेकिन उस बात को सेपरेटली आपने उस आर्ग्यूमेंट को सेपरेटली, अगर आप उसके यस आर्ग्यूमेंट के रिस्पॉन्स में उस पर पर्सनल अटैक करेंगे तो वो एड होमिनम फैलेसी में आएगा। जैसे कि यार अपनी शक्ल देखो और बात क्या कर रहे हो तुम, इस किस्म की जितनी भी बातें जो आप पर्सनल अटैक में करते हैं वो एड होमिनम के उसमें आती हैं। या एग्जैक्टली। अब ये सब बताने का मकसद क्या आपको कि स्ट्रॉ मैन एड होमिनम हमें ये वैसे भी समझ आ जाती है, अगर हम इन टर्मिनोलॉजी के अलावा भी देखें ना, हमें समझ आ जाता है अगला बंदा जो है ना इलॉजिकल बात कर रहा है,
लेकिन उस बात को अंडरस्टैंड किस तरह हमने करना है, और जब हम दूसरे बंदों की बातें सुन रहे होते हैं वहां पे अंडरस्टैंड करना कि ये देखो इसने अभी एड होमिनम अटैक किया इस पे, चाहे वो हमारे बंदे ने किया हो। हम अपने बाइसेस में हम बाइस हो जाते हैं कि अगर हम किसी मुसलमान की डिबेट देखते हैं किसी नॉन मुस्लिम के साथ और वो मुसलमान नॉन मुस्लिम को अटैक करता है, डोमिनम अटैक करता है, तो अक्सर ये होता है कि हमें लगता है हाँ ये सही कह रहा है, ये तो अगला बंदा तो है ही ऐसा। हालांकि हमें वहां पे रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ इसके आर्ग्यूमेंट्स में जो है ना फॉल्ट है, ये इस तरह, दिस इज नॉट हाउ यू नो विन एन आर्ग्यूमेंट या अगले को समझा सकें। आपने अपनी साइड के भी आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, अपनी बाइसेस को भी रोकना है, अपने गुस्से को भी रोकना है, और अगले बंदे के भी आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं। तो जब भी कोई आपने वीडियो देखनी है अपने दोनों साइड से देखनी है। अच्छा, आप थोड़े से जो है ना, मैं क्वेश्चंस पढ़ लूँ, कोई क्वेश्चंस किसी के जहन में आ रहा है तो प्लीज पूछ लें। रेहान अकरम जी, प्लीज अनम्यूट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी। अच्छा, मैं ये पहले पॉइंट से पूछना चाह रहा था कि जो ये स्ट्रॉ मैन पॉलिसी है, बेसिकली नेगेटिविटी, जो नेगेटिव कॉनिटेशन है, हम उसको एज अ स्ट्रॉ मैन लेंगे, क्योंकि पैराफ्रेज करना किसी के मतलब एक पैराग्राफ को, या जिस तरह भी हम असाइनमेंट्स भी बनाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो जब हम पैराफ्रेज करते हैं वो हम सिंप्लीफाई करते हैं या उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन, और उसको सिंपल लिंग्विस्टिक में, या उसको डिफरेंट तरीके से उसको वही बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर कोई बात कर रहा है और हम उसको वैलिडेट करके उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये तो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, मतलब अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होता, मतलब टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ सिंप्लीफाई व्यू, किया, लेकिन नेगेटिव आर्ग्यूमेंट उसके कॉनिटेशन, हाँ हाँ हाँ, ये कह सकते हैं ना, सिंप्लीफाई का क्योंकि वर्ड यहाँ स्ट्रॉमैन। पे आपने, यस, सिंप्लीफाई का वर्ड अहमद आपने यूज किया है, उससे मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आई है। प्लीज एक्सप्लेन कि इट्स नॉट अबाउट सिंप्लीफाइंग, इट्स अबाउट, अहमद क्योंकि कैन यू हियर? दैट्स अब, हाँ सॉरी। जी, हम अहमद बताएंगे, क्योंकि जो हाँ मेरी अहमद। अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब आप पैराफ्रेज करते हैं ना टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी के लिए, तो वो या जब कोई डिबेट होती है या आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो वो वैलिडेट करके कि आप यही बात कर रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई वर्ड में करना, ठीक है। वो अगर जो कह रहा है बात और जो सुन रहा है वो दोनों एक ही पेज पे हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें अगर नेगेटिव कॉनिटेशन आ जाएगी कि वो बात को टोटली डिफरेंट वे में या उसमें नेगेटिव रंग डाल के, जिस तरह कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यस, वो वो करेगा, आगे तो उसने वो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने यही आगे एक्सप्लेन किया है, उनका कहने का भी यही मतलब था। वो सिंप्लीफाई करने का वर्ड आपने वो मेरे ख्याल से वहां से जिसको भी कंफ्यूजन हुई है तो प्लीज क्लियर दैट कि इट वाज हाँ जी, वो अप्रोच दो तरीके से हो सकती है ना, मेरे अप्रोच। जहन में हाँ ये है। सॉरी, हाँ, मेरे कोई पास फिर आंसर मुझे नहीं। लगता है कि मेरा ये जूम जो है ना आज मुझे बहुत तंग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू सो मच रेहान फॉर द थैंक यू वेरी एक्सप्लेनेशन। मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन? एवरीबडी इज विद मी विद दिस, लाइक अभी तक सबको सारी चीजें समझ आई हैं कहीं पे? आ, तब ताबिश नाम, क्या है नाम है इनका, प्लीज अनम्यूट। आपके अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास, आप मुझे काफी देर से कह रहे हो। आई कैन नॉट अनम्यूट यू। अच्छा, यस यस यस, सब क्लियर है। दैट्स वेरी नाइस कि अभी तक हम लोग क्लियर हैं। वर्दा ख्वाजा क्लियर नहीं है। वर्दा प्लीज टेल मी के कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही? Another example of which fallacy, कौन सी fallacy आपको समझ नहीं आई? अभी यहाँ पे किसी और से एग्जाम्पल ले लेते हैं। Then आप एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, प्लीज कौन सी fallacy की देना चाह रहे हैं? पहले वर्दा से पूछ लें, वर्दा को सेकंड वाली, जैन वर्दा को सेकंड fallacy की एग्जाम्पल दें। सेकंड फैलेसी की एग्जांपल ना सबसे बेहतरीन हमारे ना पंजाबी में एक वर्ड है टीच कर करना। कोई बात कर रहे हो ना, हम उसकी बात को ना आगे से मजाक करके ना खत्म कर देते हैं, सही है।
मतलब उसकी ठीक है। बात को हम भाव नहीं देते, बात वहां पे हमने खत्म कर दी उसको मजाक करके, और वो बंदा आगे से इतना शर्मिंदा होता है कि वो दोबारा बात भी नहीं कर सकता उस बारे में। बात सही नहीं है। और करता, या बंदा ये भी हो सकता है कि इस पैलिसी का मतलब ये भी होता है कि आप अगले बंदे को गुस्सा दिलाना, और कभी कभी इस तरह भी यूज होती है कि आप पर्सनल अटैक करोगे, वो गुस्से में आके अपनी लॉजिक और रीजनिंग छोड़ सकता है, वो कहीं और तरफ निकल सकता है। वर्दा, आर यू क्लियर नाउ? पर्सनल वर्दा, आप प्लीज अनम्यूट करो। आई वांट टू नो, मैं आपसे आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कहाँ से आपको कंफ्यूजन आ रही है। तंज करना नहीं होता ये अब्दुर्रहमान, इसमें बेसिकली ये होता है कि आप पर्सनल अटैक करते हो, आप उसकी शख्सियत पे उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जी वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे ना इसकी ये समझ नहीं आ रही कि जैसे बस एक एग्जांपल है ना, तो और अगर एग्जांपल्स मिलेंगी तो फिर अलग अलग सिनेरियो की समझ आएगी कि उसमें कैसे ये फैलेसी वर्दा, होती है। 2-3 एग्जांपल दी हैं, पर 2-3। मुझे अच्छा, समझ आप नहीं आई है। समझ नहीं आई। अच्छा, कौन देगा इसकी एक और एग्जांपल? मैं चाह रही हूँ कि मैं आमना, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें ये आता नहीं है तो हम इसलिए ये कोर्स लें? तो ये एक एग्जांपल है एड होमिनम फैलेसी की। और जैसे पहले आर्गुमेंट में मैंने आपसे नहीं, ये डोमिनम फैलेसी की एग्जांपल नहीं है रेहान, अच्छा, ये एक फैक्ट है ना। किसी को ये कहना कि देखो आपको ये आता नहीं, आपको ये करना चाहिए, तो ये तो फैलेसी तो नहीं हुई कि तो हुई। ये तंज करना किसी को कि हमें आपको ज्यादा आता है या मुझे कम आता है, इस ये भी बात हो सकती है। अगर तंज करना ये फैलेसी नहीं है तो फिर तंज करना तो ना हुआ, ये तो फिर पर्सनल अटैक में किसी को डिसरिस्पेक्ट करने पे फैलेसी पूरी उतरेगी। लाइक जैसे पहले तन आर्गुमेंट में मैंने आपसे आपने मुझे वैलिडेट किया, मैंने सिंपलीफाई करके पूछने की कोशिश की स्ट्रॉ मैन की, तो आपने कहा हाँ यही है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉ मैन फैलेसी नहीं थी। अगर मैं दूसरे तरीके से पूछता तो वो स्ट्रॉ मैन होता, कि मैं कहता कि दूसरा तरीका कैसे? जैसे जब उसकी मेरी मिक्स हो गई है ना दोनों फैलेसी। कोई बात नहीं, कोई बात, हाशिम से पूछते थे। हाशिम आल्सो वांट्स टू गिव एन एग्जांपल। हाशिम प्लीज। अच्छा, देखिए मेरा पहले तो मेरा एक क्वेश्चन था ना कि अब ये आप एग्जांपल के तौर पे लेके 5 लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, 4 लोग आपके साथ एग्री कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन एक उनमें से कोई ऐसा होगा जो आपके पॉइंट को बिल्कुल ऊपर नहीं आने देगा। वो एक एग्रेसिव स्टांस लेके बैठा हुआ होगा कि भाई इसने जो आर्गुमेंट देना है हमने इसकी सुननी ही नहीं है, ठीक है। तो उसको ठीक है। हम मतलब कैसे काउंटर करें? क्वेश्चन वाज दिस। तो एग्जांपल्स की जहां बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट्स और एड होमिनेम फैलेसीज, मतलब ये जो भी है, इनकी बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कि आजकल जो हम सीरा की बुक स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोगों को मिलेंगी कि कैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और मुशरिकीन को जब अल्लाह ताला की तरफ लाने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से कितने इररेलेवेंट किस्म के क्वेश्चंस किए कि मतलब उन क्वेश्चंस का कोई लॉजिक भी नहीं बनता था, और बेसिकली उन नहीं 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 आर्गुमेंट्स नहीं की कोई नहीं नहीं, आप रीजनिंग ही नहीं थी। ट्रैक से उतर रहे हैं, ट्रैक से उतर रहे हैं हाशिम। अच्छा, वो क्वेश्चनिंग की बात नहीं हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा अनफोल्ड ठीक है, करें। आप शायद राइट ट्रैक पे हैं लेकिन आप थोड़ा सा ओके, ऑफ ट्रैक चले गए हैं। आप हाँ, चले राइट ट्रैक मुझे पे लेकिन प्लीज थोड़ा सा गाइड ऑफ कर ट्रैक दें, मुझे चले गए। प्लीज गाइड कोई कर दें। एग्जांपल तो दें, कोई मैं जो आपको ओके आप। एक ओके, इट्स एग्जांपल ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। आपको ना एक एग्जांपल इसकी दे देता हूँ कि जैसे आपने ठीक जो है, बात ठीक की है, ना कि ओके। अगर और ये कुरान पाक में बार बार आया भी है। एक वाकया था हजरत अबू बकर का था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये हो रहे थे ना सारी प्रोसिक्यूशन वगैरह, तो एक किसी ने उतबा या कोई था, मुझे उसका नाम बंदे का नहीं याद, उसने गले में रस्सी डाली और खींचा ना, तो इतना जोर से खींचा कि ऑलमोस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बाहर आ गई। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर ने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की थी कि जिसका मतलब था कि क्या तुम एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें एक अल्लाह की इबादत करने
का कह रहा है। ये मार देना किसी को तो ऑब्वियसली फैलेसी नहीं है, लेकिन वो जो सवाल करते थे ना, वो इसलिए सवाल करते थे क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए करते थे। और सवाल क्या होते थे वो इस किस्म के, या जो उनके ऊपर वो लगाई जाती थी, क्या कहते हैं, जो उनके ऊपर कंसर्न रेज किया जाता था, या जो उन्हें प्रॉब्लम था, वो यही था कि यार ये कुरैश में से क्यों नहीं आया नबी, या यहूदियों को भी यही था कि यार हम तो बनी इसराइल में से हैं, नबियों की औलाद में से, हमारे में से क्यों नहीं आया नबी, ये इन अरब में से क्यों आ गया नबी। हालांकि बात वो यही कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, ये अल्लाह ताला की शरीयत है, इसको फॉलो करो। वो उस शरीयत पर ही बात करते थे। वो ये अटैक करते थे कि यार आपने तो ना कभी कोई इल्म हासिल किया ना कुछ, और आप नबी कैसे बन गए अचानक से। तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ एड हॉमिनेम फैलेसी, कि आप अगले बंदे के आर्गुमेंट को या उसकी बात को, जो आप तंज की बात कर रहे हैं ना, तंज फैलेसी नहीं होता, तंज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्गुमेंट से रिलेटेड नहीं होता। मैं किसी को आते जाते को तंज मार दूं तो उसमें कोई आर्गुमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना। फैलेसी में आर्गुमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, कि एक बंदा आर्ग्यू कर रहा है आपके साथ, आप उसके बदले में उसको कह रहे हो कि यार तुम्हारी तो ये भी क्रेडेंशियल नहीं है, वो भी नहीं है, तुम कहाँ से बात करनी शुरू हो गए, तुमने तो नमाज भी नहीं पढ़ी कभी और तुम मुझे आके ये बात कर रहे हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मेरा इसमें क्वेश्चन है कि जब जो कोई बंदा दीन की बात करता है और अगर वो खुद फॉलो नहीं करता, तो ये तो उसको अल्लाह ताला ने भी मना किया है ना कि वो खुद भी प्रैक्टिस करे तो फिर ही वो उस बात को फैलाए। अल्लाह ताला ने ये मना किया हुआ है कि खुद प्रैक्टिस करे, फिर ये आप कैसे कह रही हो? किस बेस पे कह रही हो कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब तक खुद रिपीट प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल, क्या कह रही हैं आप? रिपीट करें फरदा प्लीज। देखें जैसे कोई बंदा खुद झूठ बोलता हो, पर अगर वो हमें बोले कि झूठ बोलना बुरी बात है, मतलब झूठ बोलने से गुनाह मिलता है, ठीक है, तो फिर लोग तो उसको बोलेंगे ही ना कि तुम खुद झूठ बोलते हो और हमें मना कर रहे हो। नहीं देखें, वो आप आर्ग्यूमेंट की बात करें ना, कोई बंदा किसी को नसीहत कर रहा है, इसमें आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, झूठ ना बोलो, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी है। अगर वो ये कि झूठ बोलना बुरी बात है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। अब ये आर्ग्यूमेंट में भी हम ये नहीं कह सकते। बेसिकली वर्दा ये कह रही है कि एड होमिनेम अटैक, यहाँ पे वो ये कहना चाह रही है, हम तो कहेंगे ना कि तुम तो खुद झूठ बोलते हो, लेकिन वर्दा यही है जो आप, यही तो एड होमिनेम फैलेसीज है। आमना ये आर्ग्यूमेंट के रिस्पांस में नहीं है। एक बंदा कह रहा है कि तुम झूठ ना बोलो, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, ये तो तलकीन है किसी को। तलकीन के रिस्पांस में अगर आप उसे कहेंगे यार तुम तो खुद झूठ बोलते हो, तो ये तो आपने बेसिकली आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आपने एक आर्ग्यूमेंट के रिस्पांस में जब आपने किसी बंदे पे पर्सनल अटैक करना है, दैट इज कॉल्ड एन एड होमिनेम फैलेसी। आप इसको आर्ग्यूमेंट में भी ले लेना, वो उनको एक्चुअली वो आर्ग्यूमेंट का ही कहना चाहिए, उन्होंने कहा एडवाइस की फॉर्म में। चलिए आर्ग्यूमेंट देने दो, झूठ का आर्ग्यूमेंट देते, उन्हें देने देना आर्ग्यूमेंट, बेसिकली उन्हें देने दें, कोई आर्ग्यूमेंट दें आप जिसका ताल्लुक इस चीज से हो कि वो बंदा खुद भी यही काम करता है और वो खुद ही आर्ग्यूमेंट दे रहा है। वो एग्जांपल आपको समझ आ रही है? आर्ग्यूमेंट में और एडवाइस में मतलब समझ आ रहा है? वो तो मुझे आ रहा है, पर एडवाइस के अगर कोई ऐसे आगे से आंसर करे तो फिर वो रॉन्ग है, मतलब हुआ ही नहीं ना, वो तो आर्ग्यूमेंट का आंसर हुआ ही नहीं। हम फैलेसीज देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट में। वो आर्ग्यूमेंट, वो फैलेसी की क्या कहते हैं डोमेन में आएगा ही नहीं ना अगर वो एडवाइस कर रहा है। फैलेसी इज रिलेटेड टू एन आर्ग्यूमेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू एडवाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडवाइस के बदले में अगर एक बंदा ऐसी एडवाइस दे रहा है जो वो खुद फॉलो नहीं करता, उसको आप मुनाफिक कहेंगे, यार खुद फॉलो नहीं कर रहा, दूसरों को दे रहा है, लेकिन उस बात को फैलेसी नहीं कहेंगे आप। फैलेसी इज रिलेटेड टू एन आर्गुमेंट। बात तो फिर भी वो सही कर रहा है ना, उस बात को तो आप फैलेसी नहीं कह सकते ना। और आप बंदे को एनालाइज नहीं कर रहे इस केस में, आप उसकी बात को एनालाइज कर रहे हैं। बात अगर वो कर रहे हैं कि झूठ ना बोलो, तो बात तो ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो इवन झूठा भी है इंसान और वो ये कह रहा है कि यार झूठ ना बोलो, तो इसका मतलब है कि बात वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, बात फैलेसी पे मबनी है या नहीं है। अब आपने उसकी बात नहीं सुनी, किसी सच्चे बंदे की बात सुन लें, बात वो भी यही करेगा, तो बात तो फैक्चुअली करेक्ट कर रहा है ना वो। आप फैलेसी को अंडरस्टैंड करें। फैलेसी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये कहता है कि आपने किसी बात को अगर सुनना है ना, तो उस बात को सेपरेटली सुनना है। उसके रिस्पॉन्स में आप अगले बंदे को अगर ये कहेंगे कि तुम तो खुद झूठे हो, तो तुम जो बात कर रहे हो वो तुम्हारी बात ठीक हो ही नहीं सकती, तो ये बात फैलेसी के अंदर आती है।
ठीक है, अब वो बात हो सकता है सही कर रहा हो और किसी और की बात हो सकता है कोट कर रहा हो। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि मतलब आप ऐसे अमाल समटाइम्स हम सिर्फ अपने व्यू पॉइंट को सही करने के लिए ऐसे अमाल के ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं 100% श्योर होता कि यार क्या ये वाकई सुन्ना से डायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। आधी उम्मत उसे फॉलो करती है, आधी नहीं करती, लेकिन जो नहीं करती वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तो हो सकता है वो बात ठीक हो सकता है गलत हो। तो ये आप इसकी बात को इंडिविजुअली आपको बेसिकली जो है वो डायसेक्ट करने की जरूरत है कि बात क्या हो रही है, वो ठीक है या गलत है। जो बंदा बात कर रहा है उसके ऊपर आप बेशक लेबल लगा दें कि यार हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन है मुनाफिक। ठीक है, तो आई होप पहले एडवाइस और इट्स नॉट रिलेटेड टू इवन स्टेटमेंट। अभी हमने आपको चूंकि बहुत ज्यादा ओवरवेल नहीं करना चाहते ना, इसलिए आपको हमने स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का डिफरेंस नहीं भी बताया। अदरवाइज स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में डिफरेंस होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक स्टेटमेंट है, ये आर्गुमेंट है, इसमें डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस इवैल्यूएट करना चाहिए। हम आपको उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन इट वाज गुड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपके क्वेश्चन की वजह से क्लैरिटी मिली होगी कि एडवाइस में और आर्गुमेंट में फर्क है। फैलेसीज आर रिलेटेड टू आर्गुमेंट्स ओनली। आप उस तक उसको जो है वो लिमिट करके रखें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच अहमद फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। अब मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन चैट में भी आ रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सेशन मुझे ये हमें पहले से थोड़ा सा अंदाजा था, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ओवरवेलमिंग होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हाशिम ने क्वेश्चन किया था कि उस बंदे को कैसे ट्रीट करें जो जो चाहता ही नहीं है, जो सिर्फ आपको आया ही आपसे डिसएग्री करने हैं, तो यस उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो भी एक चीज डिस्कस होगी इंशाल्लाह, बाइसेस में वो चीजें डिस्कस होंगी। अब अब आ जाते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर। मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, नेक्स्ट सेशन में भी हम इंटरेक्शन ज्यादा रखेंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बल्कि सुन लें कि जो मैंने आपको वीडियो दी है, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती तो बिल्कुल नहीं घबराना। बस आपको डिस्कशन फोरम का लिंक आएगा ना, आपने उसमें बता देना मुझे वीडियो की कुछ समझ नहीं आई, ठीक है, या मुझे वीडियो में बस ये समझ आया कि टॉपिक क्या चल रहा है, या मुझे वीडियो में सिर्फ इसकी बात समझ आई है एक बंदी की, बाकियों का कुछ समझ नहीं आया। इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत सारी चीजें जो आपको काफी लोगों को नहीं आएंगी, किसी को आ जाएंगी। वी वांट टू नो कि आप लोगों को क्या चीज समझ आ रही क्या नहीं आ रही, ताकि हम लोग उसी तरह आपको जो बाय वन समझा सकें। हेलो वीडियो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी एड होमिनम फॉलिसिस की, जो मुझे समझ आ रही है, शायद इससे एक्सप्लेन हो जाए सबको। के मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं जिस तरह से सर साहिल की पोस्ट लगाती हूँ ना, अक्सर वीडियोस लगाती हूँ, तो लोग ये नहीं सुनते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। आगे से मुझे रिस्पॉन्सेज इस तरह से आते हैं कि ये पेंट कोट में एक बंदा बोल रहा है, ये हमें क्या सिखाएगा, इसकी तो अपनी दाढ़ी ठीक नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा। और वो ये नहीं सुनेंगे कि वो बोल क्या रहे हैं। आप एक दफा सुनिए तो सही ना उनको। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वो सिर्फ जो पर्सनल एक होता है ना, अटैक होता है, और मेरे ख्याल से यही एड होमिनम पॉलिसीज हैं जो आप समझाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच मदिया। यस, पर्सनल अटैक्स, अगले का आर्ग्यूमेंट, अगले की चीजें ना सुनना और उसके ऊपर सिर्फ पर्सनल अटैक करी जाना, और आर्ग्यूमेंट का जवाब आपके पास नहीं। अक्सर ये भी होता है कि जब आपको आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं आता तो भी अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि आप अब जब आप फेल होने लगते हैं ना किसी डिबेट में, तो फिर आप इस तरह की फैलेसीज, स्ट्रॉ मैन, एड होमिनम और भी है, रेड हेयरिंग, और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। और तो इस तरह की चीजें फिर आप टैक्टिक्स आप उस तक करते हो, या फिर आपको किसी चीज का जवाब ना आता हो तब करते हैं लोग। और कभी कभी अनइंटेंशनली भी करते हैं, हमने भी की होंगी। वो इमोशनली जो है ना, हम लोग अक्सर फैलेसीज कर जाते हैं कि चीज को लॉजिकली नहीं देखते, इमोशनली देख के अटैक कर देते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको बता दूं। आज हमने सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ी है कि हमने पढ़ना क्या क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन में, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें, ये मैंने आपको सिर्फ मोटे मोटे जो है ना हेडिंग्स बताई हैं। कॉन्टेक्स्ट, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं। प्रेमिस को समझना कैसे है, उसके अंदर हाइजीन की एक पूरी एक स्ट्रक्चर है, सॉरी उसकी टॉपिक्स हैं। ये हमने इंशाल्लाह एक एक चीज़ को ओपन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई जो कि हम नहीं पढ़ सके, वो ये था स्ट्रैटेजीज और ये सब। ये यहाँ पे मेरा वो जो है वो हैंग हो गया था जूम, तो
मैं इसीलिए नेक्स्ट पे मूव किया क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लंबी थी। अगर मैं इस चीज़ को दोबारा शुरू करती तो वो, या फिर हमने इसी के ऊपर एंड भी करना था और कंप्लीट भी नहीं होनी थी, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए या उससे नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए फैलेसीज के ऊपर, और हमने 2 फैलेसीज आज पढ़ ली हैं, 2 फैलेसीज और ओवरव्यू ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस सेशन। ठीक है, ये हो गई समरी। आप लोगों ने अब करना क्या, सिर्फ एक वीडियो देखनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ आ रही कि उसमें बात क्या हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। और अगर आपको समझ आ जाती है आर्ग्यूमेंट्स की, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स को सर्च भी कर लेना, जितना आप उसको समझ सकते हैं समझ लें। ठीक है, अपने ग्रुप में डिस्कस करें, पेयर्स बना लें ग्रुप में। अगर ग्रुप मीटिंग्स में अगर लोग नहीं आ रही, इनएक्टिव हैं, तो 2-2 लोग आपस में पेयर बना के बेशक जो है ना ग्रुप स्टडी कर लें जब भी टाइम मिले, या अकेले कर लें, सोलो कर लें। इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए, इफ यू वांट टू लर्न। अच्छा, अब मैं कर रही हूँ चैट ऑफ, और एक चीज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कहाँ से चैट ऑफ करने हैं, होस्ट एंड को होस्ट। ठीक है, चैट ऑफ हो गई है और आपके पास आ रहा है डिस्कशन फोरम का फीडबैक फॉर्म। ठीक है, आज के सेशन का प्लीज ऑनेस्टली फीडबैक देना आपने, बिल्कुल ऑनेस्टली, कि क्या चीज सेशन में समझ आई, क्या चीज नहीं आई, क्या टेक अवे था, क्या आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं सेशंस में आगे, पसंद आया नहीं पसंद आया, क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या होना चाहिए, सजेशंस एंड एवरीथिंग। इस फॉर्म को, इस सेशन में जितने लोग हैं, कम से कम अभी इस वक्त 306 हैं, इतने तो मुझे फीडबैक आना चाहिए हमारे पास, ताकि हम फौरन जो है ना अगला सेशन आपको उसी लिहाज से, अगर सेशन हमारा रेडी है लेकिन उसमें क्या चीज़ ऐड करनी, क्या चीज़ कम करनी, वो हम देख सकें। ये सेशंस जो सैटरडे के होंगे, ये हमेशा इंटरेक्टिव हुआ करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से बात किया करेंगे, रन टाइम क्वेश्चंस होंगे और रन टाइम ही चीज़ें होंगी। वीडियो सर्जरी हम लोग बैठ के इकट्ठे किया करेंगे। एक वीडियो जैसे मैंने अभी आपको दे दी है, नेक्स्ट सेशन में जो है फर्स्ट इंटरेक्शन क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद वही वीडियो हम ओपन करेंगे और उसको थोड़ा सा खुद सामने बैठ के उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अच्छा, एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग? मेरे को होस्ट मेरे साथ हैं, इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग तो मुझे बता दें, इसको हम इसको वाइंड अप करते हैं। कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स? या श्योर, वी एक कैन। क्वेश्चन ले सकते हैं स्टार्ट में? क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, जिनके अभी तक नहीं हुए उनको मैं अनम्यूट करूंगी। अम्मार अली। ठीक है, अम्मार तो नहीं आ रहे। बिनिश उमर, प्लीज अनम्यूट। जी अम्मार। हो गया था मैम, मेरा आंसर हो गया था। वो फैलेसीज का डिस्कस कर रहे थे उस टाइम, मेरा क्वेश्चन था बट वो कवर हो गया था। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। अच्छा, और कौन है? मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, उर्दू में मुझे थोड़ा सा बताएं कि फैलेसी उर्दू में इसे क्या कहते हैं, गलत फहमी को? नहीं, गलत फहमी नहीं कहते। ओके जी, इसे बताइए थोड़ा। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन है? This is Bisma from C156. ठीक है। अच्छा, एक मिनट पहले मोहम्मद के आंसर कर लूं। फैलेसी आप अगर जाके गूगल पे लिखेंगे या उसको उसकी करेंगे उर्दू, वो गलत फहमी जिस तरह आप कह रहे हो ना, वो वाली सेंस नहीं आएगी इसमें। ठीक है, वो वाली गलत फहमी नहीं है ये। अहमद, आप आदमी जी जी, मुगालता बोलते हैं इसको, मुगालता, या किसी को उस थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है फॉर फैलेसी, बट धोखेबाजी भी फैलेसी में आती है, डिपेंड्स के किस लेवल की फैलेसी है। बट मुगालता किसी को गलत बात करना या किसी की बात की गलत इंटरप्रिटेशन करना। अब वही बात आ जाती है, इसलिए जो है ना, ये उर्दू मैंने भी अभी जाके गूगल पे भी लिखा है ना, तो गलत फहमी आ रहा है, तो मुझे पता है इन्होंने वहां से फिर वो मीनिंग जो है ना उसको गलत फहमी इसके अंदर। जब आप फैलेसीज हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, मोहम्मद मैं आपको ये बता देती हूँ, आज तो सिर्फ आपने 2 पढ़ी है ना, जब आप ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उर्दू में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फैलेसी होती क्या है। ठीक है,
तो बी पेशेंट। आई नो कि आज का सेशन जो है ना काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, उनको लगेगा कि बहुत सारा कुछ समझ नहीं आया या बहुत सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, इतना सारा कुछ कवर कैसे करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको जो है ना चंक्स में तोड़ तोड़ के बार बार जब हम करेंगे तो हो जाएगा, समझ आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो फैलेसी जब हम सारी पढ़ना शुरू करेंगे ना 1 by 1 तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अयाज। ओके अच्छा, बिस्मा थी हमारे साथ। सॉरी, बिस्मा का क्वेश्चन पहले था। रियली सॉरी बिस्मा, प्लीज अपना क्वेश्चन कर लें। जी मैं पूछना चाह रही थी कि क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग, आर दीज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और आर द सेम? क्रिटिकल एनालिसिस हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग का करते हैं ना। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमें आ जाती है तो हम लोग क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं, और क्रिटिकल थिंकर बन के हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। समझ आई? कहाँ गई बिनेश? ओ सॉरी, ये तो बिनेश। ओ आई डोंट नो वेयर डिड शी गो। अच्छा गायब हो गई, आई डोंट नो। समझ आ गई। अच्छा मैं चैट ओपन नहीं, चैट तो खैर अब नहीं ओपन करनी, फीडबैक एक्चुअली थोड़ा सा मैं एलैबोरेशन करना चाह रही थी कि because first we have to be a critical thinker and then when we go deep down into the concept we analyze it. This is what you want to say? it's like कि क्रिटिकल एनालिसिस को जब आप पढ़ोगे ना कि करते कैसे हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकर ही करता है ना। तो जब आप उसको पढ़ोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, तो जब क्रिटिकल थिंकर बनने का भी तो एक वही बात है ना कि आपको स्ट्रक्चर उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। तो हो जाए वो पैरेलल में ही, आप क्रिटिकल थिंकर बनते जाते हो जब आप क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना चीजें करना शुरू करते हो, और आप उसको सर्जरी करना शुरू करते हो लोगों चीजों की। आई होप अंडरस्टैंड हियर। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कैप्टन उसामा। जी उसामा, आप अनम्यूट कर सकते हो। और कौन था हमारे पास? एक अभी अनम्यूट हुआ था, कौन? अमार था, अयान था, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे। हैंड रेज हमारे पास और कौन है? यासिर। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो जो भी डिस्कशन थोड़ी देर पहले फैलेसी की ट्रांस पे चल रही थी ना, गलत फहमी इज समथिंग दैट इज अनइंटेंशनल। जिसके दिमाग में गलत फहमी होती है ना, ही इज नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस। fallacy would be more defined in the terms of धोखाबाजी, क्योंकि जिसमें दोनों इंटेंशंस आ जाती है। धोखा इज मोर लाइक अ fallacy। अगर आप उर्दू में एंड आई एम बेसिकली इसमें एक्चुअली वही बात आ जाती है यासिर, कभी कभी आप फैलेसी गलत फहमी की वजह से भी करते हैं, ठीक है, और कभी कभी आप फैलेसी धोखेबाजी की इंटेंशन से भी करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था जब आप फैलेसीज पढ़ोगे, उसकी टाइप्स पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी फैलेसी किस तरह कौन कैसे कब कर रहा है, तो फिर आपको वो फैलेसी समझ आएगी। कुछ हाँ, तो fallacy would not actually fall just in the terms of गलत फहमी, because गलत फहमी में जो intention है ना वो नहीं शो। गलत फहमी is basically गलत फहमी। A person could be in that mindset because of lack of knowledge, or the person could be in that because he just has never gone through it or experienced it. So it could be a lack of knowledge, whereas fallacy does not completely आप लोगों ने define। जज नहीं करना, ठीक है, आप लोगों ने कभी भी तो जज नहीं करना कि ये रीजनिंग नहीं दे रहा है इसका मतलब इसकी इंटेंशन ठीक नहीं। कभी कभी मतलब मोस्टली ऐसा होता है। हम लोग कितनी अभी आप लोग जब ये फैलेसीज पढ़ना शुरू करोगे, तो जब आप किसी से बात करोगे, आर्ग्यूमेंट्स या डिस्कशन करोगे, आपको पता लग रहा होगा कि ये तो मैं गलत बात कर रहा हूँ, मेरी बात का तो लॉजिक ही नहीं बन रहा, ये तो ये फैलेसी बन गई। आपको कभी कभी आप गलत फहमी में भी और जो है ना अननोइंगली भी आप फैलेसीज जो है ना वो करते हो।
लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली भी करते हैं, कुछ लोग देखें, जब ये इसी के ऊपर हमें आ रही थी ना कि स्ट्रैटेजी भी होती है किसी की, जो डिबेटर होता है उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह इसको मैंने अपनी बात पे लेकर आना है। तो वो भी हम ऐसा ऐसा जब इसको डिकोड करेंगे सारे सेशन को, इस सेगमेंट को इंशाल्लाह, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन और ले लेती हूँ बिकॉज टाइम आज जो है ना मैंने इसी वजह से ज्यादा रखा था, बिकॉज आई नो कि फर्स्ट सेशन है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन किया, तो कुड यू प्लीज़ एलेबोरेट गो थ्रू क्विकली, या फिर आप इसकी पीडीएफ You'll get the recording, Awais. रिकॉर्डिंग प्लीज। Yeah, वो recording मिल जाएगी वैसे आपको। रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, तो वो गो थ्रू कीजिएगा। आई थिंक वी आर डन यार। आई एम रियली सॉरी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं। इंशाल्लाह ये सेगमेंट आपका हमेशा इंटरेक्टिव रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगी आहिस्ता आहिस्ता आप हम लोग इस तरह अपने आप को सेट कर लें कि मैं सबके माइक अनम्यूट ही हूँ, और हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हुए, जो कि मैंने आज थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको, हाइजीन मेंटेन करते हुए, एक दूसरे की बात ना काटते हुए क्वेश्चंस करें और वो सेशन उस तरह चले। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फीडबैक फॉर्म प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सबने अपना फीडबैक फॉर्म फिल करना है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।